हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग फिर एक नया विषय लेके आए हैं। विषय क्या है? इतिहास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? तो हिस्ट्री बोलते हैं। उसी विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अपनी जो ऑफलाइन क्लास चल रही थी, सोचा इसमें ये टॉपिक चल रहा था, टॉपिक भी अच्छा था मॉडर्न हिस्ट्री का, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें खासकर गांधी युग से जो प्रश्न है ये बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और ये मान सकते हो आप अपनी डेमो क्लास है। और शुरू करते हैं इतिहास विषय। और चलो भाई, तो गांधी युग से हम लोग शुरू कर रहे हैं। गांधी युग क्यों? तो गांधी जी का अगर देखा जाए 19वीं सदी में और 20वीं सदी में, 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में, शुरुआत से लेके और लगभग 1947 तक बहुत योगदान रहा हर एक चीज में। तो इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ ये सब देखते हैं। तो टॉपिक अपना रहने वाला है क्या? तो गांधी युग टॉपिक रहने वाला है क्या? तो गांधी युग टॉपिक रहने वाला है। पहला पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को। याद रखने वाली डेट है। ये काफी बार कई एग्जाम्स में पूछी गई है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। और ये चूंकि ये किस परिवार से ताल्लुक रखते थे, तो याद रखिएगा वैश्य परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके जो पिताजी थे, महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे, वो कौन थे? तो राजकोट जो जगह है कौन सी? तो राजकोट, गुजरात में ही है। राजकोट जगह जो है, वहां पे जो राजा साहब थे उनके कौन थे? दीवान थे। कौन? इनके पिताजी। ठीक है, इनके पिताजी राजकोट जो जगह है वहां पे रजवाड़ा हुआ करता था, वहीं के दीवान थे इनके पिताजी। बात को यहाँ पर ये समझना कि एक लाइन हम लोगों को या एक पंक्ति बहुत सुनाई पड़ती है, या हम लोग कभी कभी प्रयोग भी कर देते हैं, या आसपास हम लोगों ने कई लोगों के साथ में उस लाइन को या पंक्ति को प्रयोग करते हुए देखा होगा। वो पंक्ति क्या है? कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास है जो, उसमें जो मुख्य टाइटल रहने वाला है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये आप पर डिपेंड करता है, क्या उनकी मजबूरी थी कि वो मजबूत थे? दो बातें हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है कि क्या उनकी मजबूरी थी या वो मजबूत थे। और आज आपको बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए हैं, वो आपको हमारी क्लास में पता चलेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म हो गया 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पे हुआ? तो इनके जो पिताजी थे वो कौन थे? तो राजकोट में जो रजवाड़ा था वहां के दीवान थे। इनका पूरा नाम जो था, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो आपको दो वर्ड बहुत कॉमन मिलेंगे, दो या तीन वर्ड। वो कौन से तीन वर्ड हैं? एक तो आपको मिलेगा यहां पर आपको बाबा, पिता प्लस जो पुत्र होता है, इन तीनों लोगों के नाम मिला के बोले जाते हैं। इन तीनों मतलब तीन पीढ़ियों के नाम एक साथ मिला के बोले जाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मोहनदास करमचंद गांधी, अभी पता चलेगा इनके पिता का नाम क्या था। मैं बता तो दूं अभी, लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। पहले हम लोग इसी बात को समझते हैं। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर लोगों के नाम में आपको एक शब्द मिलेगा, वो है भाई। ठीक है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई। ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जिनके नाम में आपको भाई देखने को मिलेगा। ये पुरुषों की बात हो गई। अब स्त्रियों में या महिलाओं में एक शब्द प्रयोग होता है, वो शब्द क्या है? वो है
बेन। जैसे कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, इनका नाम है महामहिम आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो इनमें भी क्या मिला आपको, बेन मिला। तो ये जो कुछ शब्द है, इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुजरात से अपना ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग इन्हें प्यार से क्या बुलाते थे, तो भाई बुलाते थे। क्या बुलाते थे, भाई। देखो, महात्मा गांधी जी की हम लोगों ने इतनी छाया चित्र या फोटोज देखी हैं कि हमारे दिमाग में अगर गांधी जी की अगर फोटो आती है तो वो बूढ़ी वाली आती है। बात को समझना, गांधी जी का मतलब वो एक बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब वो एक वही चेहरा आता है कि जो चेहरे हैं उस पे झुर्रियां हैं और हाथ में लाठी है, बाल है नहीं आगे ज्यादा कुछ, थोड़े बहुत बाल हैं पीछे, तो वो फोटो आती है। क्या महात्मा गांधी क्या ऐसे ही थोड़ी ना आए थे, लेकिन हम लोगों ने इतने बार ये फोटो देखी है कि हम लोगों के दिमाग में जो एक फोटो आती है महात्मा गांधी जी को लेके, वो वही वाली आती है। ठीक है, अगर आप लोग एक बात और कहेंगे, समझाते हुए चल रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना, ये सभी से कहना है, ऑफलाइन वालों से भी और ऑनलाइन वालों से भी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके जो पिता थे जिनका नाम था क्या, करमचंद्र गांधी था, जो कि कहां, तो राजकोट शहर में क्या थे, दीवान के पद पे कार्य कर रहे थे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो इनके पिताजी थे वो कौन, जिनका नाम था करमचंद्र गांधी, और वो राजकोट में दीवान के पद पे कार्य कर रहे थे। इसके बाद में इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था क्या, तो पुतलीबाई नाम था, माता का नाम पुतलीबाई था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की, 14 वर्ष की। ठीक, अभी पूरे तरह से ये 14 वर्ष के हुए भी नहीं, बोल सकते हो कई जगह आपको ये 13 वर्ष भी दिखाई पड़ता है। यही जो 14 वर्ष लिखा है, कई जगह पर आपको ये 13 वर्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करके यहां से निकालेंगे तो लगभग 13 वर्ष पूरे कर चुके थे अपने, और 14वें वर्ष के लिए ये बढ़ रहे थे। लगभग 13.5 वर्ष से ऊपर का समय रहा होगा। तो इनका क्या हो जाता है, 14 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है, किससे, तो कस्तूरबा गांधी जी से। किससे हो जाता है, कस्तूरबा गांधी जी से इनका, किनका, महात्मा गांधी जी का विवाह हो जाता है। ठीक, इनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें शायद पहली बार जनता को, बहुत सारी जनता को, पढ़ने वाले व्यक्ति तो उनको पता ही होगा जो पढ़ते रहते हैं, नहीं तो जिनको नहीं पता होगा वो उस मूवी से बहुत लोगों को उनके पुत्रों का नाम पता चला होगा। वो 4 पुत्र कौन थे, मूवी का नाम था शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस करके थी जिसमें, या लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब मूवी संजू बाबा की ही थी। उसमें ही महात्मा गांधी जी के बारे में जब वो विद्या बालन जी रेडियो पर प्रश्न करती हैं कि महात्मा गांधी जी के कितने पुत्र थे, जब वो कुकर लेके जा रहा होता है कि लाओ 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 कुकर लाओ, तो वो वही प्रश्न था कि महात्मा गांधी जी के कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और हरिदास। ठीक है, तो इनके 4 पुत्र थे, कौन कौन से, तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ये 4 पुत्र थे इनके। 5वें एक इनके दत्तक पुत्र, अर्थात वो एक तरह से इनके, बोल सकते हो कि कस्तूरबा गांधी जी के गर्भ से पैदा नहीं हुए केवल, लेकिन वो सारे जो पुत्र वाले जो कर्म थे वो महात्मा गांधी जी के साथ में करते थे। प्रॉपर एक पुत्र होने का पूरा फर्ज जैसे एक निभाता है बच्चा, वैसे ही जो इनके 5वें दत्तक पुत्र, दत्तक का मतलब होता है गोद लिए हुए पुत्र। ठीक है, तो वो पुत्र थे जिनका नाम था यमुनालाल बजाज, या इन्हीं को एक अन्य नाम से जानते हैं जमुनालाल बजाज। ये इनके 5वें दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है क्या है कि 1888 ईस्वी में, कब, 1888 ईस्वी में इनका प्रथम पुत्र अर्थात कौन हुए, इनका नाम था हरिलाल। सबसे बड़े कौन थे, हरिलाल, इनके प्रथम पुत्र। ऐसे याद रखो, महात्मा गांधी जी के टोटल कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे, 2 लाल थे, 2 दास थे। 2 लाल कौन थे, हरिलाल, मनीलाल, 2 दास कौन थे, रामदास और
देवदास। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे हरिलाल, ये 1888 में जन्म लेते हैं। और इसी वर्ष होता क्या है कि महात्मा गांधी जी जो हैं ये उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं? उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले जाते हैं। कहाँ? तो लंदन चले जाते हैं और वहां वकालत की पढ़ाई करते हैं, अर्थात LLB करते हैं पूरी करके, और फिर बैरिस्टर। आपने ये शब्द काफी जगह देखा होगा, कहीं पर बैरिस्टर देखा होगा, कहीं पर आपने एडवोकेट देखा होगा। तो ये तीनों शब्द अपने में अलग है। लॉयर देखा होगा, तो ये अपने में अलग है। जब कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते हुए काफी समय से वकालत कर रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बैरिस्टर बोलते हैं, मतलब वरिष्ठ वकील। ठीक है, और यही जो परंपरा है, ये जो अभी हमने पूरी लाइन बोली है, ये ब्रिटेन में चलती थी। तो वहीं से ये शब्द आया कि जो महात्मा गांधी थे वो बैरिस्टर बन के आए, मतलब वहां पर वो लगभग उच्च न्यायालय तक में हो सकता हो कि उस पर्टिकुलर एक एज ग्रुप या एक अनुभव प्राप्त करने के बाद वहां पर वकालत की अभ्यास कर रहे थे, पढ़ाई भी की वहीं पे। इसके बाद में आते हैं क्या? तो 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। अब एक बात याद रखना, बात याद रखने वाली ये है कि ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया कि महात्मा गांधी जी जो थे वो भारत वापस कब लौटे। अगर प्रश्न आए ब्रिटेन से पढ़ाई पूरी करके तो याद रखना कब लौटे? 1891 में। नहीं तो अभी वो दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, वहां पर वो केस लड़ते हैं। किसका? तो अब्दुल्ला जी का केस लड़ते हैं, और फिर वहां पर कई सारे आंदोलन भी होते हैं, उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, जिससे वहां पे वो बहुत पॉपुलर व्यक्ति हो जाते हैं। फिर वहां से भी भारत वापस लौटते हैं और फिर वो लोग बुलाते हैं उनको, फिर बुलाते हैं इनको, महात्मा गांधी जी को, और फिर वो वहीं जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, पुनः वापस जाते हैं और वहां पर काफी दिन और भी काम करते हैं, जिसके बाद में फिर वो फाइनली 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा उनको भारत में बुला लिया जाता है। तब तक वो बहुत पॉपुलर चेहरा हो चुके थे। ठीक है, तो वही घटना है, हमने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, तो याद रखिएगा 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और बंबई तथा राजकोट में वकालत की आरंभ की, मतलब वकालत जो है वो आरंभ कर दी। डिग्री पूरी हो गई, अब यहां पर आके अपनी वकालत का जो कार्य है वो इन्होंने कहां पे? तो बंबई और राजकोट में शुरू कर दिया। अच्छा, जो उस टाइम पे जो गुजरात था, जिसको हम ये देखते हैं, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये पूरा एरिया उस टाइम पे क्या कहलाता था? तो बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, क्या कहलाता था? बंबई प्रेसिडेंसी। ये गुजरात जो दिख रहा, पहले बंबई और महाराष्ट्र, ये पूरा भाग मिला दो तो इसी को बोला जाता था बंबई प्रेसिडेंसी, जिसे आज हम लोग अलग अलग स्टेट के नाम से जानते हैं, एक तो गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये बंबई प्रेसिडेंसी थी, तभी ये बोला गया कि बंबई तथा राजकोट में ये वकालत की शुरुआत कर दिए थे। अब यहाँ पर एक आपको अननोन फैक्ट्स, क्योंकि हमने पहले ही कहा था अपनी वीडियो में कि कुछ आपको ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपने कभी ना सुने हो। ठीक है, तो पहला फैक्ट यही है कि ये एक अच्छे वकील नहीं बन पाए। वजह क्या थी? वजह ये थी सीधी सी कि इनकी जो आवाज थी एकदम तीखी आवाज थी। इनके बाकी सारे गुण जो थे वो सब एक तरफ पॉजिटिव थे, केवल आवाज को छोड़ के। जैसी अगर देखा जाए तो कल्पना की जा सकती, तो वर्तमान में जैसे सचिन तेंदुलकर जी की आवाज है, तीखी आवाज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक वो आवाज में जो एक दम होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कुछ वैसी ही इनकी आवाज थी, इनकी महात्मा गांधी जी की। हालांकि बाद में ये वकालत शुरू कर दिए, लेकिन बहुत अच्छी वकालत इनकी चली नहीं। एक तो ये बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इनको वकालत के क्षेत्र में काम करने के ज्यादा अवसर मिले नहीं, क्योंकि जनता का इतना ज्यादा इन्हें सहयोग मिल चुका था कि फिर ये देश की आजादी में लग गए। ठीक है, साथ में लिखते भी रहिएगा। ठीक है अनुष्का बेटा, अलग से हम लिखाएंगे नहीं, आप लोग साथ में लिखते भी रहिएगा, चाहे ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले। तो 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा है। ये डेट जो है, हमने कोशिश ये की कि काफी सारे बच्चे ये बोलते हैं जो जीएस को पहली बार पढ़ते हैं, और जीएस में खासकर इतिहास को, कि सर डेट याद नहीं होती।
उनसे कहना है कि बस रिवीजन करो, याद हो जाती है, फिर भी हमने अपनी क्लास में उन्हीं इंपॉर्टेंट डेट्स को लिया है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। तो कौन कौन सी हो गई? एक तो आपकी हो गई डेट, अगर पूछी जाए जन्म कब हुआ तो 2 अक्टूबर 1869 में। इसके बाद में इनका विवाह हुआ 1883 में। किससे हुआ? तो कस्तूरबा गांधी जी से हुआ। इसके बाद में 1888 में इनके पहले पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था हरिलाल, और 1888 में ही ये लंदन चले गए वकालत की पढ़ाई करने। इसके बाद में 1891 में ये पढ़ाई करके वापस आए लंदन से भारत में, और बंबई तथा राजकोट में क्या करने लगे? तो वकालत की प्रैक्टिस करने लगे, या फिर वकालत की जो कार्य है वकालत का वो शुरू कर दिए। आगे देखते हैं, एक गुजराती व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। अब ये जो पंक्ति आपने पढ़ ली, तो अब हम लोग आते हैं कहां? तो एक छोटी सी स्टोरी बीच बीच में आपको सुनने को मिलेंगी। होता क्या है कि इनकी वकालत यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं चल रही थी। जब ये 1891 में भारत वापस आए थे और वकालत शुरू की थी, बढ़िया नहीं चल रही थी। तो होता क्या है कि ये गुजरात में बैठे होते हैं, तभी अच्छा चूंकि इनके पिताजी दीवान थे, बात यहां से एक एक पॉइंट जुड़ता जा रहा है जो महात्मा गांधी जी के ऊपर आगे जाके, या आप देखेंगे कि युवाओं के बीच में उतने पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि बहुत से काम, अच्छा युवाओं के अंदर होता है गर्म जोश, गर्म होते हैं, जोश होता है कि बस एक ही तरीका उनके पास रहता है कि या तो मारो या तो मरो। लेकिन इनका इससे बिल्कुल अलग था। बस इसी वजह से युवाओं के बीच में ये उतने ज्यादा प्रभावी ना तब हो पाए और ना अब आए। अब भी काफी सारे लोग प्रशंसक से ज्यादा युवाओं के बीच में इनके अप्रशंसक हैं, जो इनकी निंदा करते रहते हैं बहुत से कामों के लेके। वही टाइटल रहेगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी या मजबूती का नाम महात्मा गांधी, अपनी वीडियो का जो टाइटल रहने वाला है। ठीक है, तो जो दक्षिण अफ्रीका ये जब जाते हैं, ये घटना कैसे हुई कि बैठे थे और दादा अब्दुल्ला जो थे वो बहुत बड़े व्यापारी थे। कहां पे? तो दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़े व्यापारी थे और व्यापार कर रहे थे। तो होता क्या है कि उनको लॉस हो रहा था, इतना अंग्रेज उनके ऊपर टैक्स लगा रहे थे कि उनको वहां पर होने लगा लॉस। तो अब्दुल्ला जी भारत आए और महात्मा गांधी जी को देखा, उनसे परिचय हुआ, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा कि जाओ तुम अब दक्षिण अफ्रीका जाओ और मेरे लिए केस लड़ो जाके। ठीक है, क्या करो जाके? केस लड़ो जाके। अब उस टाइम पे तुम ये सोचो कि कितने, देखो बात यहाँ पर आवाज की गई थी कि आवाज उनकी बढ़िया नहीं थी, वकालत भी उनकी उसी वजह से उतनी बढ़िया नहीं चल पा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक अच्छे वकील नहीं थे, वो बहुत अच्छे वकील। ठीक, वो चीजें अलग रही, जो 2 पॉइंट बताए वो अलग रहे, लेकिन वकील तो अच्छे थे। ये अब्दुल्ला जी ने भांप लिया और अब्दुल्ला जी ने इनको बाकायदा दक्षिण अफ्रीका की टिकट करवाई और ये वहां पर पहुंचे। और दक्षिण अफ्रीका में जब ये पहुंच रहे थे तो इनको फर्स्ट क्लास ट्रेन में टिकट दिलवाई, जिसको आज बोलते हैं एसी वाली। तब एसी नहीं चलती थी, लेकिन फर्स्ट क्लास चलती थी, जिसमें केवल अंग्रेज ही बैठा करते थे। फर्स्ट क्लास में केवल अंग्रेज ही बैठते थे, उसमें इकलौते ये बैठे कौन? भारतीय। तो कैसे हजम होने वाला था? अब रंग भेद का मतलब यहाँ पर केवल ऐसा ही नहीं है कि जिनको हम लोग जैसे कि क्रिस गेल या फिर और भी अफ्रीकन लोगों को देखा होगा तो उनका रंग काला होता है या दबा हुआ रंग होता है, उन्हीं में हम लोग भी आते हैं, चाहे वो हम लोग भारतीय हों, पाकिस्तानी जो भी हैं, जो अपने ही देश से अलग हुए, या बांग्लादेशी, नेपाली, जितने भी ये देश हैं, इनको वो लोग रंग भेद से ही मानते थे, मतलब इनके साथ में रंग भेद करते ही थे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इंडियन व्यक्ति अगर कोई एकदम पिंक रखा है, एकदम गोरा है, सफेदी तुझे सलाम, तो उनके साथ रंग भेद नहीं होता था। ऐसे लोग तब भी होंगे, लेकिन होता था। ठीक है, तो ये जाते हैं ट्रेन में बैठे होते हैं। होता क्या है कि ट्रेन में टीटी आते हैं। कौन? टीटी है। पहले तो अंग्रेजी विरोध कर रहे होते हैं, ये कहां से भारतीय बैठ गया, ये कहां से काला यहाँ आ गया है। तो तब तक वो लोग टीटी बुला लेते हैं। टीटी आते हैं, उनको उठाते हैं और उनके सामान के साथ में उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिए। वो पगड़ी वगड़ी बढ़िया लग। अच्छा, जवानी के दिन में महात्मा गांधी जी बहुत अलग थे।
एकदम जैसे आजकल के युवा लड़के हैं वैसे ही थे कि बढ़िया पगड़ी गुजराती वाली जो चलती है वो लगा के बैठे थे, चश्मा नहीं चलता था उस टाइम वो वाला जो आजकल चलता है, उन्होंने कहा मरकरी वाला दे दो कि दूर से चमके है, तो वो नहीं चलता था, लेकिन वो बढ़िया से पगड़ी वगड़ी लगा के बैठे थे आराम से, और उनको उठा के फेंक दिया गया। ये अंग्रेजों को रास नहीं आए कि ये भारतीय, ये तुच्छ भारतीय हमारे बीच में कहां बैठ गया आके। तो वहां से रंग भेद उनको पहली बार दिखाई पड़ा कि यहाँ, अब जब वहां पहुंचे तो उनको समझ में आया कि यहाँ तो स्थिति बहुत खराब है, कि यहाँ पर इतना ज्यादा रंग भेद भी किया जा रहा है। अपने यहाँ पे किया जा रहा था लेकिन इस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा। ठीक है, अब बहुत सारी घटनाएं और भी हैं बताने के लिए, हम उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो विषय से संबंधित है उन्हीं को रखेंगे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका चले गए और रंग भेद का सामना करना पड़ा, तो स्टोरी ये थी। आगे बढ़ते हैं। 1894 ईस्वी में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया इन्होंने, और जगह का नाम है नेताल। इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। जगह एक थी नेताल करके, एक जगह थी। जब ये जा रहे थे तो नेताल नामक एक रास्ते में जगह पड़ी, स्टेशन पड़ा जहां इन्हें फेंका गया था, बताया जाता है। तो वहीं पर ये रुक गए और वहां पर इन्होंने काहे की, तो नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस का मतलब जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है जनता का समूह। कांग्रेस जो शब्द आपने सुना होगा ये पार्टी से ही रिलेटेड आपने सुना होगा, लेकिन ये अलग चीज है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, तो जनता का समूह। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा कांग्रेस शब्द का अर्थ। तो नेताल, अब ये याद रखना 1893 में, सॉरी 93 बोल रहे हैं, 1891 में ये कहां पहुंचे, कहां, तो भारत आए थे और बंबई और राजकोट में क्या किया इन्होंने, वकालत की कार्य अपना शुरू किया। 1893 में ये कहा, तो दक्षिण अफ्रीका गए और 1894 में इन्होंने क्या किया, तो नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में नेताल क्षेत्र के समीप डरबन, वर्तमान में ये राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की टोटल कितनी राजधानियां हैं, कौन बताएगा, कोई बताना चाहेगा? अगर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं। कितनी राजधानियां, एक तो प्रिटोरिया है, दूसरी डरबन है, और तीसरी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि घर से याद करके आना, या कल आके क्लास जब शुरू हो तो पहले यही बताना आके दक्षिण अफ्रीका की वो 3 राजधानियां हैं, तीनों अपने में अलग महत्व रखती हैं। थोड़ा बता तो दिए, एक तो प्रिटोरिया है, एक डरबन है, और वो बतानी है आपको तीसरी। तो होता क्या है कि डरबन में पीटर मोटरिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन के नीचे धकेल दिया गया। वही जो घटना अभी हमने बताई थी रंग भेद के कारण में, कहां पे, तो वो स्टेशन का नाम था पीटर मोटरिन वर्ग, ये स्टेशन का नाम था। वहीं पर इन्हें क्या किया जाता, तो ट्रेन से उठा के नीचे फेंक दिया गया था, रंग भेद के कारण फेंका गया था, अभी घटना बताई थी, तो फेंक दिया गया। क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों का जाना मना है। ये अंग्रेजों के जितने भी वीआईपी चैम्बर्स होते थे या वीआईपी उनके जो भी जगह होती थी, चाहे वो होटल हो या फिर उनका कोई रूम हो या कोई ऑफिस हो, उसमें 2 चीजें लिखी थी, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, इसी के जवाब में फिर आगे चल के देखा जाता है कि होटल था उसमें इंडियंस को नहीं आने देते थे, तो जमशेदजी टाटा जी जो थे उन्होंने टाटा होटल की वहीं पर नींव रखी और वहां पर उन्होंने लिखा इंडियंस एंड डॉग्स आर अलाउड। आज भी का रिकॉर्ड है कि वहां पर टाटा होटल इतना बड़ा बना है, कोई भी कुत्ता अगर जाना चाहे तो उसको रोका नहीं जाता है, भगाया नहीं जाता कि टाटा गांव नहीं डंडा तुरंत, तो वो नहीं होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि वकालत तो कर ही रहे थे, नाम तो इनका हो ही चुका था, क्योंकि ये सामाजिक कार्यों में भी लगे थे। अब रंग भेद के खिलाफ भी इन्होंने कई सारे कदम उठाए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद को खत्म करने वाले वो कौन थे, उनका नाम क्या था, कोई बताएगा? दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद को खत्म करने वाले, और दूसरा नाम उन्हीं का पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाने वाले वो व्यक्ति कौन थे, उनका नाम था, अगर नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा,
या नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आ गया रंग भेद से रिलेटेड, तो क्वेश्चन को यहीं पर दफना दें, निपटा दें। हैं, तो उनका नाम था नेल्सन मंडेला। ये कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। और रंग भेद जो वहां पर बहुत ज्यादा चरम पे था, उसको इन्होंने क्या किया? तो इसको इन्होंने समाप्त किया था। और फाइनली पूरे विश्व से रंग भेद को समाप्त करने वाले कौन थे? उनका नाम था क्या? क्या नाम था? कोई बताना चाहे? पूरे विश्व से रंग भेद को समाप्त करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हिंट दे दिया आपने आपको। अब बाकी आपको उत्तर देना है। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के अपना पहला सत्याग्रह किया। मतलब सबसे पहला सत्याग्रह अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी ने कहां पे किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया। अगर भारत में पूछा जाए तो कहां पे किया? चंपारण सत्याग्रह। अभी वहां पे भी आते हैं। तो अभी याद रखना, चलो इनका जवाब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। बैठ बैठ के केवल यहां पर कथा ना सुने। ठीक है, इस टॉपिक को एंजॉय तो कर ही रहे हैं, वो दिख रहा है, लेकिन एक चीज और कीजिएगा कि नोट भी करते चलिएगा पॉइंट साथ में। ठीक है, हम अलग से बोल के लिखाएंगे नहीं। अगला पॉइंट है कि 1896 ईस्वी में अपने परिवार के साथ नेताल गए। फिर ये भारत में आए और अपने परिवार को भी ले लिए साथ में, और पूरे परिवार के साथ अपने बच्चों और अपनी पत्नी जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी, उनके साथ में कहा? तो दक्षिण अफ्रीका के नेताल में आ गए। ठीक, 1901 में भारत रवाना हुए। 1901 में भारत रवाना हुए। तो प्रश्न आपसे ये है कि बताइए कि ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आ गए? 1901 में। अभी ये फिर जाएंगे। ठीक, भारत रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस जरूर लौट के आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? तो लौट के आएंगे। होता क्या है कि ये वहां पर इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि जो वहां के भारतीय होते हैं या फिर और भी लोग होते हैं, उनके बीच में इतने पॉपुलर हो जाते हैं, उनका इतना सहयोग करते हैं कि अंग्रेज तो तबाह हो ही गए थे, तभी उन्होंने माफी मांगी थी जब इनको ट्रेन से फेंका गया था। लेकिन जब ये भारत 1901 में वापस आ रहे थे, तो लोग इनको, जो बंदरगाह था, जो पोर्ट था, वहां पर लोग इनको हजारों की संख्या में भारतीय लोग इनको वहां से विदा करने आए थे। और सब बहुत उदास थे, सब यही बोल रहे थे कि आप ना जाइए, आप तो हमारे मसीहा मसीहा तो बन चुके थे वहां पे ये। ठीक है, तो वहां पर इनको लोग, काफी लोग इनको छोड़ने आए थे। लेकिन होता क्या है कि ये चले आते हैं और वचन देते हैं कि जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके पास में वापस जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्या 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। अब होता क्या है कि एक साल चलता रहा, जैसे ही ये वहां से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो फिर वहां पर भारतीयों की स्थितियां खराब होने लगी। फिर अंग्रेज उनका शोषण करने लगे। तो अंग्रेजों ने इनको भारतीयों ने इनको पत्र लिखा कि आप वापस आ जाइए, और ये पुनः हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे। तो 1902 में ये पुनः कहां? तो दक्षिण अफ्रीका वापस लौट गए। ठीक है, तो वहां वापस गए और 1903 में ही जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। कहेगा तो वकालत का दफ्तर, जिसको हम लोग अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं कि चैम्बर ले लो, वकील बनी गए हैं। तो चैम्बर इन्होंने अपना बना लिया, दफ्तर खोल लिया। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही शिल्पकार कोलिंगबाक की मदद से, मतलब एक कोलिंगबाक वहां पे एक तरह से बोल सकते हो एक समुदाय रहता है, उसी को बोलते हैं शिल्पकार, अर्थात जो कलाकृतियों को ज्यादा कार्य करता है या कलाकृतियों का कार्य करता है, उसको बोलते हैं शिल्पकार। और एक वो भी समुदाय था, की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना की। अब देखो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने तीन चीजें कर ली। एक क्या किया था बताइएगा? एक तो किया था नेताल इंडियन है कांग्रेस। हाँ, नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक, नेताल इंडियन कांग्रेस की
स्थापना की। दूसरा इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया, सत्याग्रह भी वहीं किया। और क्या किया, ये है। इसके बाद में आती है बात क्या, तो इन्होंने यही क्या, फिनिक्स फर्म नामक एक संगठन की स्थापना की। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी। क्या नाम से, इंडियन ओपिनियन नामक। बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी, इसमें से एक ये भी है, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, लेकिन इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा पता है उर्दू कहाँ की भाषा है? अपना जो पड़ोसी देश है, जिसके साथ अपने संबंध इतने अच्छे नहीं चल रहे, क्या नाम है, पाकिस्तान, वो अपने देश की भाषा को क्या बनाए, राष्ट्रीय भाषा को उर्दू ही बनाए। ठीक है, जो उर्दू की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, 2 मिनट लेंगे, पूरी घटना समझ लो। मुगल्स जब भारत में आए थे, मुगल्स जब भारत में आए थे और भारतीय बोल रहे थे हिंदी, और मुगल्स बोल रहे थे, मुसलमानों की भाषा याद रखना, अगर पूछा जाए, जो मुगल्स थे या फिर जो भी मुस्लिम आक्रांता जो भारत में आए थे, उनकी भाषा थी अरबी। कौन सी, तो वो बोलते थे अरबी और ये बोलते थे हिंदी, और होता क्या था कि ना इनको समझ में आया ना उनको समझ में आया, तो उन्होंने सोचा बीच का रास्ता निकालें और एक नई भाषा का, बोल सकते हो, आविष्कार हुआ या इन्वेंट की, जिसका नाम पड़ा उर्दू। और ये हुई मेरठ से। कहां से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस भाषा का जन्म हुआ, उर्दू भाषा का। और उर्दू भाषा फिर जाके पूरे विश्व में फैल गई। तो भाषा असल में ये कहाँ की है, तो भारत की ही है, भारत में ही उत्पन्न हुई। अगर देखा जाए तो जितने भी मुस्लिम आक्रांता थे या जो भी इस्लामिक कंट्री हैं, भारत और पाकिस्तान को छोड़ के, भारत तो इस्लामिक कंट्री नहीं है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर भी वो अपने यहाँ की भाषा उर्दू रखे, लेकिन बाकी जो भी है वहां की भाषा जो है अरबी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1906 ईस्वी में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान शुरू किया। ठीक, जोहान्सबर्ग में क्या किया था, प्रथम सत्याग्रह अभियान शुरू किया। ठीक, यहां तक बात हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, आगे देखते हैं। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट, जो कि ब्लैक एक्ट बोल सकते हो, भारतीयों के लिए क्या बनाया गया था कि ये काले हैं या फिर वहां के जो लोकल्स थे उनके लिए। तो 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी भारतीय वहां रह रहे थे, घटना सुनना, बढ़िया घटना है, कि जितने भी भारतीय वहां रह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, और जो भी वहां के लोकल्स थे, उनके बीच में ये कहा गया अंग्रेजों ने, क्या ऐसा कर रहे हैं हम लोग, तुम्हें वो दे दें, नागरिकता। अब कोई चीज अगर जन्मी है तो फिर वो मरना तो निश्चित है। अभी तक उनके देश में ऐसा कुछ प्रावधान था ही नहीं, क्योंकि मैं यहीं जन्मा हूं, यहीं कार्य कर रहा, यहीं बड़ा हुआ, यहीं सब कार्य किए। तो नागरिकता अगर ये अंग्रेज देंगे तो आज तो ये दे रहे, हो सकता हो कि 10 साल बाद ये समाप्त भी कर दे, कर सकते थे। वो किसी के सगे नहीं थे, फिर कहां जाओगे, फिर कहां जाओगे। तो इस चीज का महात्मा गांधी बहुत विरोध करते हैं। अभी वही घटना आई है, जो ब्लैक एक्ट है उसी के विरुद्ध था ये सत्याग्रह। 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड मिला। इनको पहली बार जेल कहां मिली, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और कब मिली, तो 1908 में। ठीक, लेकिन आंदोलन जारी रहा, आंदोलन जो था वो जारी रहा, वो नहीं बंद हुआ। इनको जेल हो गए लेकिन आंदोलन चलता रहा। ये जेल में गए, लेकिन जो इनके अनुयायी थे या जिनको जो इनके साथी थे वहां पे, वो आंदोलन को सुचारू रूप से चलाते रहे। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र में जलाए गए, फिर पुनः कारावास दंड मिला। ठीक, तो ये रही बात, उसी बात को जो अभी हमने तुम्हें बताया था।
1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी अर्थात जून महीने में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए